8.1 प्रस्तावना। बड़ी संख्या में लोग संबंधों के वर्तमान प्रतिमान से संतुष्ट नहीं हैं। वे इन संबंधों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक पहलुओं को अन्यायपूर्ण और पक्षपातपूर्ण पाते हैं। संबंधों के ऐसे प्रतिमानों के खिलाफ भारत के विभिन्न राज्यों में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। लोगों के इन विरोध प्रदर्शन ने विरोध आंदोलनों का रूप ले लिया है। इस इकाई में हम भारतीय राज्यों में मतभेद के प्रतिमानी तथा कुछ विरोध आंदोलनों का विश्लेषण करेंगे। 8.2 अभिप्राय, मतभेद और विरोध। मानव सभ्यता का इतिहास मानवीय संबंधी व मानव समूहों के भीतर और मानव समाज व राजनीतिक समाज के बीच भी मतभेदों और विरोधों द्वारा जाना जाता है। मतभेद का अर्थ है असहमति अथवा सहमति देने से इनकार। यह एक नकारात्मक संपदार्थ रखता है, यानी भिन्नतावलंबी व्यक्ति एक गैर परंपरावादी व्यक्ति होता है। मध्यकाल के दौरान विसम्मति की अदम के बाद का उल्लंघन माना जाता था। तथापि लोकतंत्र में उसने आमूल सुधारवादी का संकेत करता एक नया अर्थ ग्रहण कर लिया और फिर उसके बाद इसका अर्थ हो गया उन मूल्यों के अनुरूप नहीं हो या तो राज्य द्वारा साझेदार रूप से चिन्हित किए जाते हैं, अपना सभ्य समाज द्वारा व्यवहार में लाए जाते हैं। विरोध मतभेद से कुछ बढ़कर होता है। वह असहमति से ही जन्म लेता है और अस्वीकृति बचवा आपत्ति का एक ठोस रूप बचवा अभिव्यक्ति होता है। विरोध और मतभेद इस कदर अभिन्न है कि मतभेद के बिना विरोध का कोई अर्थ ही नहीं। यदि किसी समूह में मतभेद और विरोध दोनों मिलकर और अपने ही कक्ष में कुछ हद तक प्रेरणा व राजनीतिक संचार लेकर मानव संगठन का आधार तैयार करते हैं तो यह एक आंदोलन का रूप ले लेता है। ये आंदोलन कायापलट करने और यथापूर्व स्थिति को बदल डालने के लिए सामूहिक कार्यजाली का सहारा लेते हैं। एक लोकतांत्रिक समाज में इस प्रकार के आंदोलनों को आमतौर पर सामाजिक आंदोलनों के रूप में जाना जाता है और 20वीं सदी उत्तरार्ध से नक्र सामाजिक आंदोलनों के नाम से ये आंदोलन विभिन्न विषयों को लेकर खड़े होते हैं, जैसे पारिस्थितिकी, लिंगभेद, मानवाधिकार इत्यादि, और एक इस प्रकार का आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिसे लक्षण विश्लेषण की आवश्यकता होती है। विरोधांदोलन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अथवा सांस्कृतिक रूप में अन्यायपूर्ण और असमान व्यवस्था के विरुद्ध गतिविधियों होते हैं। 8.3 विरोधांदोलन तथा सामाजिक आंदोलन। विरोधांदोलन सामाजिक आंदोलनों का रूप है। आंद्रे गुगलबैंक एवं मार्था गुलाटी जैसे कुछ विजन सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों के बीच भेद करते हैं। पूर्ववर्ती का अभिप्राय सामाजिक अधिकार क्षेत्र में संबंध प्रतिभानों को बदल देने हेतु होता है और परवर्ती राजनीतिक महत्वों से संबंध रखते हैं। परंतु घनश्याम भाई जैसे कुछ विद्वानों का तर्क है कि सामाजिक एवं राजनीतिक आंदोलनों के बीच कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक दूसरे के पर्याय रूप में प्रयोग किए जाते हैं। सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन राजनीतिक समाजशास्त्र पर ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता है, जहाँ जनसमूहों की राजनीति, उनकी आकांक्षाओं एवं अपेक्षाओं का अध्ययन, उनकी समस्याओं का स्पष्टीकरण, स्थानिक राज्य से बाहर उनकी मांगों के समर्थन में कार्यप्रणाली तथा विद्यमान राज्य सत्ता को पुस्तक फेंकने में उनके आंतरिक प्रयास। राजनीति वैज्ञानिकों ने राजनीतिक प्रक्रियाओं की और अधिक समय हेतु अध्ययन के इस क्षेत्र को व्यापक रूप से अन्वेषण किया था। सामाजिक आंदोलनों पर इन दिनों जोर दिया जाना साफ तौर पर प्रत्यक्षवाद, संस्थावाद, संख्यानतराज एवं राज्य केंद्रीवाद आदि सोचों से सामाजिक संघर्ष और परिवर्तन की एक पूर्णतावादी समस्या की ओर जाने का संकेत करता है। किसी सामाजिक आंदोलन के घटक होते हैं विचारधारा, योजनाएं, रणनीति, सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य नेतृत्व एवं संगठन प्रतिमा। आंदोलन आमतौर पर संस्कृति, इतिहास एवं सामाजिक संरचना के प्रति निरपेक्ष होते हैं। आंदोलनों के मुद्दे और रणनीतियां समाजों व उनके इतिहास के सापेक्ष होती है। उदाहरण के लिए आजादी पाने का प्रयास एक काल में एक समाज में किसी समूह के लिए संघर्ष हेतु मुख्य मुद्दा बन सकता है, वही प्रयास किन्हीं दूसरे काल में किसी दूसरे समाज में भी उभर कर जा सकता है। इन आंदोलनों में प्रयोजन होता है एक बेहतर समाज बनाने के लिए समाज के मानदंडों व मूल्यों के विगत एवं वर्तमान रूपों को निरस्त करना अथवा परिवर्तित करना। सामाजिक कायापलट अथवा परिवर्तन सामाजिक आशावाद के केंद्र में है और इसी कारण वह समाज में मूल्यों, मानदंडों, सत्ता व मयानुक्रम की नियत धारणाओं को चुनौती देता है। वह संकटपूर्ण संघर्षवादी पहलुओं का विघटन करने सामाजिक आशावाद को लक्ष्य बनाता है। राज्य विरोध प्रदर्शन और सामाजिक आंदोलनों को अपनी शासन व्यवस्था को चुनौती के रूप में देखता है। राज्य का सीधा जवाब नकारात्मक और दमनात्मक होता है। यदि आंदोलनों की प्रचंडता अधिक होती है तो राज्य हल्की उपाधि और सदस्यता के सहारे सामूहिक कार्यवाही को छिन्न करने के लिए विभिन्न रणनीतियां और युक्तियां अपनाता है, जिसमें बातचीत व समझौता तथा भाग लेने वालों को पुष्ट और सहयोगित करना शामिल होता है। रजनी कोठारी का कहना है कि राज्य का कायापलट व्यापक राजनीति के तस्मूल आदर्श को अपनाकर सभ्य समाज के कायांतरण द्वारा किया जाना है, जो कि व्यापक राजनीति के संसदीय अथवा अध्यक्षीय अथवा बलीय आदर्श के खिलाफ है। राज्य के केंद्रीय रूप से समन्वित निर्णयों की भूमिका को अधिक सहभागितापूर्ण व सभ्य समाज में अन्य केंद्रों व संस्थागत क्षेत्रों के साथ मिलकर काम करने वाला बना दिया जाना चाहिए।
राज्य की प्रबल हित और गर्जों से होने वाली खटपटाहट से उबरना चाहिए और स्वायत्तता कायम करनी चाहिए ताकि वह सभ्य समाज के विवादों का तनाव में एक मध्यस्थ के रूप में प्रभावशाली रूप से काम कर सके। साथ ही आंदोलन की अवधारणा को राजनीति के राष्ट्र राज्य सिंड्रोम से शाश्वत राष्ट्रीय सुरक्षा राज्य सिंड्रोम से परे निकलने संबंधी धारणाएं मजबूती से बैठा दिया जाए। घनश्याम शाह आंदोलनों को राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाने हेतु विद्रोह, विप्लव, सुधार व क्रांति में वर्गीकृत करते हैं। सुधार व्यवस्था के पक्ष में ही परिवर्तन करने का प्रयास करता है और स्वयं राजनीतिक व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी नहीं कर देता। विद्रोह राजनीतिक सत्ता के लिए चुनौती खड़ी करता है जी की सरकार को उखाड़ फेंकने पर अभिलक्षित होती है। किला राज्य सत्ता हथियाने संबंधी बिना किसी मंशा के विद्यमान सत्ता पर आक्रमण करने का लक्ष्य लेकर चलता है और क्रांति में समाज के एक अपना अनेक वर्ग में सिर्फ स्वामित्व सरकार व राज्य व्यवस्था की बल्कि उस सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को भी उत्साह पैमाने हेतु एक संगठित संघर्ष शुरू करते हैं जो उसे कायम रखता है और उपाय दृष्टिकोण के स्थान पर एक वैकल्पिक सामाजिक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। अमन का मानना है कि सामाजिक आंदोलन पुराने व नए मूल्यों व दृष्टिकोणों के बीच सम्मिलन का एक मंच प्रदान करता है। MMA राम एक प्रतीकात्मक व्याख्या प्रस्तुत करते हैं कि आंदोलन मुखाती परिवर्तनवादी तथा क्रांतिकारी होते हैं। जैविक जैविकी दमनकारी जनविरोध को वादे कानूनी व गैर कानूनी विरोध में विभाजित करते हैं। हर श्रेणी हिंसात्मक और अहिंसात्मक विरोध में विभाजित होती है। एक अन्य वर्गीकरण साधारण जन और वह आंदोलन हो सकता है अपना उन मुद्दों के आधार पर जिनके चिंतित भागीदार जन संगठित होते हैं। 8.4 विरोधांदोलनों की विशेषताएं। भारत के विभिन्न राज्यों में 1970 के दशक में भी विरोधांदोलनों की एक कार्यशैली बनी रही है। उन आंदोलनों की पहचान कुछ विद्वानों द्वारा नए सामाजिक आंदोलन के रूप में की गई है। इस अर्थ में नए है कि वे नए प्रथम में उभरे हैं। मेल बोमत्रे इन आंदोलनों के मुख्य लक्ष्यों की पहचान राजनैतिक के रूप में करते हैं जो नए संगठन बने उनके साथ है और आधिपत्य अधीनता के संबंधों को बदल डालना चाहता है। परंतु सभी विरोधांदोलनों को नए सामाजिक आंदोलन नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे अब भी ऐसे मुद्दों को उठाते हैं तो पारंपरिक वार्षिक व सामाजिक संबंधों से जुड़े होते हैं। भारत के लगभग सभी राज्यों में विरोध आंदोलनों के कुछ अभिलक्षक और प्रतिमान देखने में आते हैं। मुख्य प्रतिमान निम्नलिखित रूप में पहचाने जा सकते हैं। एक औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं से मोहन। 2 सभ्य समाज के भीतर हिंसा का बढ़ना। 3 जनकल्याण एवं सेवाएं प्रदान करने में राज्य की विफलता। 4 सामाजिक व राजनीतिक ताकतों का उभरना। 5 अपपीड़न समंजन व दमन के रूप में प्रत्युत्तर। जन आंदोलन व विरोध प्रदर्शन मोटे तौर पर लीग संस्कृति में भी शामिल हो गए हैं जिसे वैश्विक संस्कृति के रूप में बढ़ावा दिया जाता है। मार्क्सवादी विद्वान इसका श्रेय भारतीय समाज के बहुभाषीय अभिलक्षण तथा सर्वव्यापक पदानुक्रम को देते हैं। तथापि कुछ विद्वान इसकी आलोचना करते हैं और कहते हैं कि विरोधांदोलन परंपरा और आधुनिकता के बीच संघर्ष का परिणाम होते हैं। लोगों की बढ़ती उम्मीदों का इनकलाब राजनीतिक न्याय में नहीं आता है और यहीं से पैदा होता है राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था के बीच से। रजनी कोठारी का तर्क है कि इस प्रकार के संसदीय लोकतंत्र में प्रत्यक्ष कार्यवाही की आवश्यकता है ताकि राज्य का कायापलट हो। तदनुसार राज्य का आकार समाज के कामांतरण के माध्यम से किया जाना है न कि अन्य किसी तरीके से। केंद्रीकृत राज्य की भूमिका इस हद तक कम होनी चाहिए कि वह अन्य मूल्यों के साथ साथ सभ्य समाज में अन्य संस्थागत स्थानों के साथ भी सामंजस्य में रखते हुए काम करे। राज्य को इस योग्य बनाया जाए कि प्रबल हितों व वर्गों से अपनी स्वायत्तता को फिर से पा सके। इसे धीरे धीरे वर्ष और न जातीय दमन के साधन रूप में अपनाए जाने से बचाया जाना चाहिए बल्कि उन विवादों व तनावों में एक मध्यस्थ के रूप में बने रहने हेतु सक्षम किया जाना चाहिए जो सभ्य समाज में घटित होते ही रहेंगे। राज्य के राष्ट्र राज्य सिंड्रोम से भी परे जाने की आवश्यकता है। 8.5 विरोधांदोलनों के उदाहरण। भारत के अनेक राज्यों में असमिति और विरोधांदोलनों के बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। इन आंदोलनों में वे शामिल हैं जो समाज के प्रत्येक वर्ग में होते हैं। इनमें से कुछ आधिपत्य व अधीनता प्रतिमान को बदल देना चाहते हैं, कुछ राज्य से अधिक रियायतों की मांग करके अपना प्रभुत्व जमाना चाहते हैं तो कुछ राष्ट्र राज्य की धार्मिकता को चुनौती देते हैं। 8 मई 2001 नक्सलवादी आंदोलन। नमकवादी आंदोलनों के विभिन्न रंग शोषण के 3 स्रोतों के खिलाफ विरोध व्यक्त करते हैं तथा असमान व शोषणकारी आर्थिक संबंध, असमानकारी नाते व्यवस्था एवं भारतीय राज्यों के खिलाफ। उनके मतानुसार साम्राज्यवादी ताकतों के साथ मिलकर और सामंती पूंजीवादी विचारधाराओं को अपनाकर वे शोषक वर्ग गरीब जनता का शोषण करते हैं। इस समस्या का हल वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था की दिशाएं फेंकने में निहित है। वे अपना लक्ष्य प्राप्त करने में हिंसक साधनों के प्रयोग को धर्म रूप में स्वीकार करते हैं।
में नक्सलवादी जन चुनावों में भाग लेने की खिताब रखते हैं, परंतु उनमें से कुछ ने चुनावों के प्रति अपने मापों को बदला है और चुनावों में भाग लिया है। नक्सलवादी आंदोलन, जो कि 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी इलाके में प्रमुख सान्याल एवं चास मजूमदार द्वारा शुरू किया गया, कुछ ही वर्षों में अनेक राज्यों में फैल गया। इनमें से प्रमुख राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पंजाब व उत्तर प्रदेश। परंतु इन राज्यों में नक्सलवादियों का कोई व्यापक सामाजिक आधार नहीं है। वहाँ उनके समर्थन वाले प्रभावशाली लघु क्षेत्र है। प्रमुख नक्सलवादी संगठन है बिहार प्रदेश किसान सभा मार्क्सवादी समन्वय समिति MCC तथा पिपलियावाद नक्सलवादियों ने कृषि मजदूरी में बची किसान को जमीन आदि मुद्दों को लेकर लोगों को संगठित किया है। बिहार में साफ तौर पर उन्होंने वर्ग भेदभाव के खिलाफ बनने संघर्ष को जाति दमन के साथ जोड़ दिया है। उन्होंने अपने वर्ग शत्रुओं को अपनी हिंसा का निशाना बनाया है, जिसमें अपहरण भी शामिल है। 8 मई 2002 छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा छत्तीसगढ़ सन 2000 तक मध्य प्रदेश में एक क्षेत्र और उपरांत एक राज्य को अन्य किसी चीन के सिवा शासन और सभ्य समाज के बीच अंतराष्ट्रीय को सामने लाते एक विरोध आंदोलन अपने वह राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के नाम से ज्यादा जाना जाता है। यह आंदोलन हमें बताता है कि सभ्य समाज के कुछ यह वर्गों और सरकार के बीच संबंध हमेशा अन्योन्य संपूरक नहीं होता, और यह भी हो सकता है कि वह परगर विरोधी हो। गहरा दोष सभ्य समाज में ही है, जी प्रभुत्व संपन्न तथा छोटे समूहों के बीच विद्यमान होता है। समान गहन रूप से संघर्षकारी और पदानुक्रमित रूप से संगठित स्वांत है, जिसमें संपन्न धनी व उच्च जाति समूह राज्य का सामाजिक आधार बनाते हैं, जबकि दूसरे समूह विभिन्न राज्य व प्रबल समूहों दोनों द्वारा दबाए जाते हैं। यह समूह ही है जो विरोध प्रदर्शन करता है और हित संबंधी दोनों सतावों को चुनौती देता है। नया प्रभावी समूह व राज्य का एक सामाजिक आंदोलन के रूप में छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा अपेक्षाकृत अधिक विपरीत सभ्य समाज या राजनीतिक समाज के साथ शीर्ष संबंध को स्पष्ट रूप से प्रकाश में लाता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने एक विकल्प दिया है, इस अर्थ में कि एक सामाजिक आंदोलन किस प्रकार समाज परिवर्तन के एक नए तरीके और उसे आधुनिक नीति में वाले जाने को जीसी में डाल सकता है। छत्तीसगढ़ में श्रमिक संघर्ष की जड़ें विकास और आधुनिकीकरण परियोजना में पाई जाती है, जो उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करता है और उनके लिए कष्ट और संवादी लाकर उनका शोषण करता है। मिलाई स्टील प्लांट पीक की स्थापना के साथ ही सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में नया विकास हुआ। इस प्लांट ने करीब 70,000 श्रमिकों में से सिर्फ 10% की ही भर्ती किया, जिनसे कि प्रतिकूल परिस्थितियों में नियमित शारीरिक कार्य करने के लिए कहा गया था। दैनिक अस्थायी कार्यबल का वेतन अनियमित था और निर्धारित न्यूनतम वेतन से काफी कम थी। यहाँ तक कि अखिल भारतीय श्रमिक संघ बैठक थी, जिसने कम वेतन और शोषणकारी कार्यस्थितियों का मुद्दा उठाया था। अस्थायी मजदूरों की समस्याओं को उठाने में विफल रही। इसी दौरान शंकर जहान योगी पीक 1961 की कोयला भट्टी संयंत्र में एक अभियंता शिक्षक की हैसियत से आए थे। 16 सदस्यों को लेकर ब्लास्ट फर्नेस निर्माण कमेटी की स्थापना की और पारिश्रमिक के मुद्दे को लेकर अनेक हड़तालें आयोजित कर उन्होंने प्रबंधन के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। यह छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चे के प्रथम चरण की शुरुआत की। शीघ्र ही 7 साल के अंदर योगी पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाकर इस प्रबंधन से बाहर कर दिया गया और उसके बाद योगी ने जनता के साथ रखने और उन्हें राजनीतिक रूप से संगठित करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बस्तर में लोगों को उन बिचौलियों के मिलत लेने के लिए संगठित किया। वो ग्रामवासियों से लेकर शहरी इलाकों को मांस बेचते थे और लाभ कमाते थे, परंतु बानीपुर का भी वह स्थान था नहीं से उसने एकत्र असित भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस के अंडे तले बिलौरी पत्ते सदान मजदूरों को संगठित करना शुरू किया और बत्ती राज करा। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का मुख्यालय में राजनीतिक गतिविधियों से अपने संपर्क स्थापित किए। वस्तुतः बानीटोला ही वह स्थान बन गया जहां मजदूर यूनियनवादी जरा सकते को संबंधी प्रयोग किया। नियोगी पर पुलिस द्वारा बारंबार बम और उत्पीड़न का चक्कर चलाया गया। उन्हें जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में भगा दिया गया और मिथ्यारोप लगाए गए। उन्होंने तिक पर भी एक शानदार आंदोलन नई दिल्ली के वास्ते नव छत्तीसगढ़ की नींव डालने का जुगाड़ कर दिया। आपातकाल के अंतिम दिनों में बली राजहरा के लगभग 10,000 श्रमिकों ने नियमित और ठेका मजदूरों के लिए समान बोनस के मुद्दे को लेकर टिक और इंदिरा भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस के स्थानीय श्रमिक संघ ने एक के खिलाफ बगावत कर दी। के ठेका मजदूरों के साथ बोनस के भुगतान को लेकर भी भेदभाव किया जाता था, इसलिए उन्होंने बंशीलाल साहू के नेतृत्व में मजदूर संगठन बना लिया। इसी बीच नियोगी ने जेल से रिहा होने के बाद हड़ताल का समर्थन करने के लिए पत्ती रामपुरा के मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया और छत्तीसगढ़ माइंस श्रमिक संघ को इंदौर में पंजीकृत
पंजीकृत करा लिया। सी ने प्रबंधन के सामने एक 18 सूत्रीय घोषणापत्र रखा जो कि लाभकर वृद्धि के साथ वेतन भुगतान, बेहतर कार्यवाही, कुछ नौकरी सुरक्षा से संबंधित था। शुरू में सी तो सफलता मिली, परंतु आगे चलकर प्रबंधन एवं पुलिस द्वारा प्रबंधन संबंधी मनोन्नति, दमनकारी और पुलिसिया कदम उठाए गए। तवापी नवंबर 1977 में बंदी रामचंद्र पानी टोला और सिरी के कर्मचारी 56 दिन की हड़ताल पर बलेगाए गए। परिणामस्वरूप प्रबंधन ने उनकी मांगों को मान लिया। सी को मूल का बादल हुआ क्योंकि उसे पहली बार मजबूत संधि के समर्थन के बिना सफलता मिली थी। वह दिहाड़ी वेतन 3.50 रुपए से बढ़ाकर 7 रुपए और उसके बाद 80.00 रुपए करवाने में सफल रहा था, जो कि देश में सबसे ऊंचा दैनिक वेतन था। परंतु नियोगी जो वेतनों में सुधार से संतुष्ट न होकर मजदूर संघ गतिविधियों से परे आंदोलन को तीव्र करना चाहते थे, ने अपनी गतिविधियों में समान सुधारों को भी शामिल कर लिया। उन्होंने मद्य विरोधी आंदोलन चलाया क्योंकि अधिकतर मजदूर शराब आदि का सेवन करते थे। मद्य निषेध अभियान में जिसका नेतृत्व पूर्णतः महिलाओं ने किया, भारी सफलता प्राप्त की। जब शराब की दुकानें बंद कर दी गई, लोगों को वहीं जाने के लिए हतोत्साहित किया गया और फिर भी न मानने वालों पर सामाजिक प्रतिबंध लगाए गए। इस आंदोलन में श्रमिकों के जीवन और व्यवसाय के अधिकतर पहलुओं में परिवर्तनों का आगाज किया। पर्यावरण, उपयुक्त प्रौद्योगिकी, इंधन संबंध व शोषणकारी कार्यशालाओं का उन्मूलन आदि पर इन आंदोलनों द्वारा विचार किया गया। वास्तव में 1978 से 79 में बत्ती राजा के लोगों ने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा सी बनाया, जो कि लगभग 20 संगठनों का एक संघ था।
छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन होते ही संघर्ष कर क्षेत्राधिकार फैला और 90 पर कशाप आगे आगे का एक सुसंगठित मजदूर संघ में प्रकट हो गया। तयापी अपनी प्रारंभिक गठन अवस्था में उसने एक ऐसे आंदोलन की पराकाष्ठा को दर्शाया जिसने यह जान लिया था कि श्रमिकों के किसी भी आंदोलन के लिए उनके जीवन एवं कार्यवाही दोनों को संगठित करने की आवश्यकता होती है। मोर्चे ने कहा कि संघ की महज आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने से आगे भी सोचना चाहिए और ऐसे अंत कार्य क्षेत्रों में भी अपनी बैंक बनानी चाहिए जो कामगार वर्गों के जीवन को सूझे। इस आंदोलन ने एक खास संदेश दिया कि लोगों को न्याय दिलाने में आसान असफल रास्ता है, उन्हें स्वयं ही संघ प्रक्रिया के माध्यम से न्याय हेतु पूर्व निर्धारित करनी होगी। निष्प्रभावी शासन को सभ्य समाज के संगठन द्वारा चुनौती दी गई ताकि उसके बाशिंदों के लिए जीवन और गरिमा की बुनियादी शर्तें सुनिश्चित हो। सी ने बंगाल नागपुर सूट सी मिलों में 1984 में राजनांदगांव बड़ा मजदूर संघ को संगठित किया और सफलता पाई। उसने नियोगी के नेतृत्व में भिलाई में संक्रमित हो रहे श्रमिकों के काम को नारी रसा। कुल मिलाकर 90 के दशक तक सदा मजदूरों को संगठित करने का अनुभव सफल रहा था और नियोगी ने अपना ध्यान इस विभाग में ऐसे अन्य क्षेत्रों की ओर मोड़ लिया जहाँ की पहचान श्रमिकों के शोषण से होती थी। ने स्वयं को अब एक जन आंदोलन का रूप दिया। उदाहरण के लिए 2 अक्टूबर 1990 को नियोगी ने भिलाई के मजदूरों की एक सभा बुलाई, परंतु राज्य की भाजपा सरकार ने इस सभा पर प्रतिबंध लगा दिया। तब यह सभा राजपुर ले जाई गई जहां कमख्या 30,000 लोगों ने भाग लिया, जिनमें दिल्ली व कलकत्ता से आए श्रमिकों को साथ साथ अबुझमार से आए जनजातीय जन भी शामिल थे। इस रैली को विराट सफलता मिली। 1 साल के भीतर नियोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस आधार पर कि अदालती सुनवाई में गैर हाजिर रहा थे, ही उन्हें छोड़ दिया गया, परंतु जान की धमकियां मिलनी शुरू हो गई। सितंबर 1991 में उद्योगपतियों के अत्याचारों के खिलाफ याचिका देते हुए नियोगी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व विपक्ष के नेताओं से मुलाकात की। विनती से लौटने के सिर्फ 10 दिनों के बाद 28 सितंबर 1991 नियोगी को भिलाई में गोली मार दी गई। CNN ने बहरहाल अपना अस्तित्व नहीं सोचा। उसने 2 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ एक आंदोलन चलाना ताकि नियोगी के हत्यारों पर अपराध निर्णय एवं मृत्युदंड रद्द किया जाए तथा हाशिएगर के लोगों के सभी पहलुओं पर ध्यान देकर नियोगी की संघर्ष व निर्माणवादी अवधारणा को आगे बढ़ाना। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने अब अपना निर्वाचक वर्ग कामगारों से आगे बढ़ाकर उपांत किसानों को भी उनमें शामिल कर लिया है। मोर्चा मार्कर से है 1 जुलाई और जागीर दिवस 28 सितंबर को व्यापक रैलियां आयोजित कर संगठन संबंधी अपना काम जारी रखे हुए हैं। उसने सभी प्रकार के अन्यायों के खिलाफ लड़ने के लिए अपने किया उद्देश्य को लेकर न्यायाग्रह आंदोलन चलाकर अपने संघर्ष को किताब प्रदान किया है। उसने आम आदमी को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम हाथ में लिया है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मंदी बस्ती वालों का पुनर्वास, प्रिय गैराज की स्थापना, बंधाव मजदूरों की रिहाई, नारी अधिकारी का सुनिश्चय, यांत्रिकी कार्यक्रम, मशीनीकरण के खिलाफ संबल पर्यावरण रक्षा कार्यक्रम आंदोलन का यह रचनात्मक पहलू है जो इसे अन्य सभ्य समाज संगठनों से अलग करता है, जैसे कि जो राज्य बना एकच मुद्दों को लेकर चलने वाले सामाजिक आंदोलनों द्वारा प्रधान कार्यवाही के भीतर भी काम करते हैं। 8 मई 2003 आसाम आंदोलन आत्मनिर्भर आंदोलन प्रमुख राजनीतिक इकाई और उसकी संगठक इकाइयों के बीच वर्तमान संबंध के खिलाफ असहमति व्यक्त करते हैं। राष्ट्र राज्य के संबंध में कुछ राष्ट्र सदस्य और प्रबल राष्ट्रों के संबंध में छोटे राष्ट्र सदस्य वर्तमान संबंधों पर सवित करते हैं। उन्हें लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था वंचित और उनके हितों के प्रति हानिकारक होगी। इसने प्रबल समूहों का पक्ष लिया। इस प्रकार के संबंधों में बदलाव के लिए पूरा राष्ट्र सदस्य आत्मनिर्भर आंदोलन की शुरुआत करते हैं। इस प्रकार के आंदोलन राष्ट्र राज्य की संप्रभुता का व्यक्तियों के सम्मान करते हुए वर्तमान प्रबल इकाइयों और राजनीतिक उपायों की मांग करते हुए भारत आंदोलनों का रूप ले सकते हैं। वे राष्ट्र राज्य की संप्रभुता पर भी संदेश कर सकते हैं और अपना खुद का सर्वसत्ता राज्य स्थापित किए जाने की मांग कर सकते हैं। भारत में विभिन्न राज्यों में विभिन्न पार्टियों पर आत्मनिर्भर आंदोलनों के विभिन्न रूपों का उपयोग और पहन देता है। भारतीय संविधान की परिधि के भीतर कई राज्यों के निर्माण हेतु विभिन्न राज्यों में मांगों के प्रमुख उदाहरण में शामिल है तेलंगाना राज्य, उत्तर प्रदेश आदि का गठन। हाल ही में 2002 में अपने राज्यों के गठन की मांग करने वाले आंदोलनों के परिणामस्वरूप 3 नए राज्य बनाए गए हैं। ये राज्य हैं चरांचर, छत्तीसगढ़ और बालगा। संप्रभु राज्यों के निर्माण हेतु मौत मुख्य तौर पर उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर तथा पंजाब से उठी है। पहले इस प्रकार की मांग दक्षिण भारत के अमितभाषी क्षेत्रों में उठाई गई थी।
यहाँ यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों में सभी बाकी विनयन आंदोलन अपने लिए संप्रभु राज्य की वकालत नहीं करते, वे भारतीय संविधान के ताने बाने के भीतर ही संभवतः संबंधों की एक उचित पुनश्चयस्था पाना चाहते हैं। ऐसे आंदोलन जो भारतीय राष्ट्र राज्य की संप्रभुता को चुनौती देते हैं वे भी विप्लव कहलाते हैं। उनमें से कुछ को जनसाधारण का समर्थन प्राप्त होता है। ये ऐसी संस्थाओं व संगठनों को निशाना बनाते हैं जिनकी पहचान राष्ट्र राज्य पाना केंद्र सरकार के अथवा उन सामाजिक समाजों के साथ तस्कर की जाती है जो केंद्र सरकार द्वारा संरक्षण प्राप्त माने जाते हैं। इन आंदोलनों के प्रति राज्य के प्रत्युत्तर में शामिल होता था नेतृत्व के किसी समूह को अपनी ओर करना और उन्हें गंभीर करना, विप्लवकारी समूहों को तोड़ना अथवा बल प्रयोग करना। बाण प्रयोग अथवा जबरदस्ती किए जाने से एक तत्संबद्ध समस्या जन्म लेती है। प्रथा मानवाधिकारों का अपना सुरक्षा बलों ने विप्लवकारियों और उनके समर्थकों के खिलाफ दमनकारी उपायों का प्रयोग किया है। अनेक बार निर्दोष लोग भी सुरक्षा बलों का निशाना बने हैं। इससे मानवाधिकार बल विप्लवकारियों और आम जनता के मानव अधिकारों की रक्षा किए जाने की मांग को लेकर तुरंत सामने आए। क्योंकि सुरक्षा बलों पर भी विप्लवकारियों द्वारा हमला किया गया है, पर्वतियों की भी मांग है कि उनके मानवाधिकारों की विप्लवकारियों से रक्षा की जानी चाहिए। 8 मई 2004 विकास विरोधी आंदोलन आधुनिक वैज्ञानिक अभिगमों पर आधारित विकास को प्रोत्साहन नहीं मिला। इसका अर्थ है कि विकास या आधुनिक संस्थाएं उद्योग आदि की स्थापना के लिए प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार किया गया है कि वे कायम रखे नहीं जा सकते। प्राकृतिक संसाधनों के निःशेषीकरण के अलावा विकास ने मनुष्य के लिए प्रदानियों का तांता लगा दिया है। एक और उसने कोटि को अपने पारंपरिक निवास स्थान से विस्थापन और पलायन के लिए प्रवृत्त किया है, तो दूसरी ओर उनकी परंपरागत विद्या को व्यर्थ बना दिया है। जनता सभ्य समाज गैर सरकारी संगठनों ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास व आधुनिकीकरण द्वारा अतिक्रमण किए जाने का बड़े बांधी के निर्माण वन्यमूलनवादी के खिलाफ आवाज बुलंद की है। उनकी मांग है कि विकास जारी रखना चाहिए। इसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधन एवं पारंपरिक ज्ञान को इस प्रकार प्रयोग किया जाना चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन पूरी तरह समाप्त न हो और परंपरागत विद्या कायम रहे। इस प्रकार के विकास को सतत विकास कहा जाता है। विकास के पक्ष में और विपक्ष में प्रतिक्रियाएं होती रही हैं। इसका विरोध नहीं लोग करते हैं जो प्रतिकृत रूप से प्रभावित महसूस करते हैं। साथ ही बुद्धिजीवियों, गांधीवादियों, प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा और ऐसे राज्यों द्वारा जहां पर लॉन्ग आते हैं इसका विरोध किया जाता है। इसके विपरीत उद्योगपति जन, विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी विदेशी वित्त प्रदान संस्थाएं इस प्रकार के विकास को समर्थन देती हैं। विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण उदाहरणों में है नर्मदा बचाओ आंदोलन और पर्यावरण संबंधी आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन को विभिन्न रूपों में 3 से भी अधिक दशकों तक चलता रहा। बड़ा विरोध और समर्थन होता रहा है। सरदार सरोवर बांध का निर्माण, जिसका विरोध नर्मदा बचाओ आंदोलन द्वारा किया जाता है, विभिन्न गुजरात सरकारों, राजनीतिज्ञों और विश्व बैंक द्वारा समर्थित, परंतु मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नर्मदा बचाओ आंदोलन का आम जनता, राजनीतिज्ञों व सरकारों द्वारा विरोध किया जाता है। केंद्र सरकार का रवैया राजनीतिक विचारों से प्रेरित होने के कारण विचित्र रहा है। From https://online/notepad.org/notepad